तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपना रोज की तरह जैसे हम लोगों ने पहले भी किया था कि इट विल बी अ गुड मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। एक अच्छा मिक्स होगा क्वेश्चंस का। किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लाइमेटोलॉजी से है, जलवायु विज्ञान से। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अ, हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है एक तरीके से, है ना। जिसको आप जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीसोस्फेयर, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, है ना। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक तो ये विभाजन तो है ही। इसके अलावा मोटे तौर पे पूरे वायुमंडल की जो परत है, उसको दो हिस्से में बांटा गया है। उसको बोलते हैं सममंडल और विषममंडल। ठीक है। तो जैसा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में आप देखते हैं कि एक आध इंफॉर्मेशन आपको नई टाइप की आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में एक नई इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगी वो ये कि 90 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई के क्षेत्र को, जो 90 किलोमीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, उसको हेटेरोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। यानी कि जो 90 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, राइट, मतलब 90 किलोमीटर तक होमोस्फीयर पाया जाता है, और उसके बाद हेटेरोस्फीयर पाया जाता है इसके ऊपर। राइट। तो सबसे मतलब एक ये जो मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है इस क्वेश्चन से, वो क्या है कि 90 किलोमीटर की हाइट तक जो भी वायुमंडल की परत है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममंडल। उसको बोलते हैं होमोस्फेयर या सममंडल। और 90 किलोमीटर से ऊपर का जो भी क्षेत्र है, उसको क्या बोलेंगे, विषम मंडल या हेटेरोस्फेयर। उसमें गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। ठीक है। तो नीचे से प्रारंभ करके गैसों की परतों का सही क्रम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है। खासतौर पे यूपीएससी इस टाइप के डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन लाइक करता है पूछना। तो इसका सभी लोग जवाब, आई थिंक सामने जवाब दिख रहा है, तो इसलिए लोगों ने गेस भी कर लिया होगा वैसे, कि जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। जाहिर तौर पे वो सबसे ऊपर होगी, है ना। और इन चारों में जो सबसे भारी है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। तो ये हल्के, भारी से हल्के की ओर ही विभाजन होता है ना। तो हाँ, सभी लोग इसको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो इस डिस्कशन में। ओके। और मैंने देखा काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था कि हाँ सर इसको शुरू कीजिए, बट द होल एक्सरसाइज वाज ऑफ नो यूज, है ना। जो मुझे लग रहा है कि मतलब पूरी एक्सरसाइज जो मैंने लिखा, काफी लोगों ने, जब वो उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि मोस्टली मोस्टली लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, है ना। और अगर कोई इशू है तो उसको लिख सकते हैं ग्रुप में, क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई खास इशू है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग मुझे ज्वाइन दिख भी रहे हैं। तो इसका मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ठीक है, बाकी लोग जैसा भी है, मतलब उनका सबको खुद के वेलफेयर के लिए है ना। अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है ना। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे भारी जो गैस है उसकी परत नीचे है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत है, मतलब नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हीलियम और हाइड्रोजन। ये चार गैसों का क्रम आप याद रख लीजिए। 90 किलोमीटर की ऊपर का जो क्षेत्र है, मतलब इसके 90 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं सममंडल। सममंडल का मतलब उसमें सारी गैसेस, कोई भी आप वायु का नमूना लेंगे
तो सारी गैसेस का जो मिक्सचर है, मतलब जो अनुपात है, वो एक फिक्स अनुपात मिलेगा आपको। कहीं पर भी नमूना नमूना ले लीजिए 90 किलोमीटर तक, आप चाहे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले लीजिए, चाहे 20 या 30 40 50, सब जगह गैसों का अनुपात आपको बराबर मिलेगा। लेकिन 90 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है, एक पूरी लेयर में एक ही गैस पाई जाती है। मतलब कि एक पूरी नाइट्रोजन की एक परत होगी, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत होगी, देन हीलियम की होगी, देन हाइड्रोजन की होगी। तो मतलब ये जो विभाजन है ये परतदार हो जाता है। इस परतदार विभाजन को क्या बोलते हैं, विषम मंडल, राइट। तो आई थिंक ये एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई होगी आपकी जानकारी में, बहुत जरूरी थी ये। तो ये इससे रिलेटेड एक फिगर भी है कि ये देखिए, ये होमोस्फेयर है। होमोस्फेयर में ये सारी गैसेस मतलब एक साथ हैं, और इसके ऊपर जो हेटेरोस्फेयर है उसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, फिर हीलियम की परत है, देन हाइड्रोजन की परत है, ठीक है। ऐसा इस तरीके से विभाजन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। मैंने बताया भी था कि कई सारे जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब अभिसमय या कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं, तो वो उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है। तो सारे कन्वेंशन की एक लिस्ट बना करके उनको याद कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछने का जो मकसद है वो यही है कि आपको आपके दिमाग में आएगी, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो कन्वेंशंस वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बर्न कन्वेंशन जो कि अक्सर समाचारों में दिखाई देता है, ये किससे संबंधित है, बर्न कन्वेंशन। ये साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से संबंधित समझौता है, जो कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि बर्न कन्वेंशन 1886 में अपनाया गया। यह जो भी एक तरीके से साहित्यिक और कलात्मक कार्य हैं, उन कार्यों की सुरक्षा के लिए, मतलब उनके जो एक तरीके से बौद्धिक संपदा के जो अधिकार हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, है ना, उन कलाकारों के, उन लेखकों के, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ये कन्वेंशन अपनाया गया, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा इकोनॉमी से है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी से है हमारा, उसमें रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे मैंने पहले भी बताया है कई बार कि सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको ये देखना है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है कि सही है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, राइट। अच्छा, प्रदीप लिख रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। एक्चुअली स्ट्रीमिंग में तो कोई वैसा इशू नहीं है, आप अपनी तरफ उसका थोड़ा सा फ्रेम बढ़ा लीजिए, आप 480 पे कर लीजिए उसको। अगर आपको 360 पे नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा करके उसको 480 कर लीजिए, राइट। तो 480 कर लेंगे तो आई थिंक वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कोई लिख रहा है कि एक वीडियो बना दीजिए ऑप्शनल बुक्स के लिए। ठीक है, ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है, या जो दूसरे लोग भी अपना लिखें कि ग्रुप में भी लिख सकते हैं, जो हमारा ये वाला ग्रुप है वाईटी लाइव का, कि किसका कौन सा ऑप्शनल है। तो मैं एक एक करके ऑप्शनल के जितने भी हैं, खासतौर पे जो फेवरेट ऑप्शनल हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, तो उनके जो फेवरेट, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फेवरेट ऑप्शनल जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बुक लिस्ट है उसको धीरे धीरे करके अपने चैनल में डालते जाएंगे, राइट। ओके। तो अभी जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इकोनॉमी का। तो ये पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ठीक है। तो रेपो दर तो आप बताइए कि ये क्या राइट है या रॉन्ग है।
ये एक्चुअली सही है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है कि रेपो दर है वो क्या है, वो वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि रेपो रेट का जो रेपो रेट की जो डेफिनेशन है और जो रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन है, दोनों की डेफिनेशन जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज टोटली राइट कि रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंकों को उधार देता है, कैसा, शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी धनराशि को रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, यानी कि एक तरीके से जब रिवर्स रेपो रेट कब प्राप्त होता है बैंकों को, जब बैंक अपने रुपए को रिजर्व बैंक में रखते हैं। एक्चुअली ये ओवरनाइट रेट्स होते हैं, मतलब जब बैंक की खिड़की बंद होने से सुबह, अगले दिन सुबह बैंक की खिड़की खुलने तक के बीच का जो समय होता है, उस दौरान जो भी ब्याज, अगर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को दे रहा है तो रिजर्व बैंक एक्चुअली इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। ठीक है। ओके। मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा होगा, और अगर दूसरा बैंक जिसके पास एक्स्ट्रा रुपया है, अगर वो रिजर्व बैंक के पास रात भर के लिए अपने उस एक्स्ट्रा रुपए को रखता है, तो उसको भी एक ब्याज प्राप्त होता है, किससे, रिजर्व बैंक से, राइट। तो बस सीधा साधा ये मतलब है कि रेपो रेट का मतलब कि जब रिजर्व बैंक छोटे बैंक, जो दूसरे बैंक है, उनको लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो लोन देता है उसी को इंटरेस्ट मिलता है, सीधी सी बात है। तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। और अगर कोई बैंक है उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को अपने पास नहीं रखेगा। ओके। वो रात भर के लिए ही सही वो रिजर्व बैंक के पास उस पैसे को रख देता है, जिसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलता है, रिजर्व बैंक उसको इंटरेस्ट पे करता है, राइट। उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर अभी तक आज तक आपको ये डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आई थिंक आज क्लियर हो गई होगी कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है कि सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको बोलते हैं, ये बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से रेपो रेट पर उधार लेने की नई खिड़की है। ये एक्चुअली गलत है ना, ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। तो यही इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इसका रॉन्ग है, ये कथन सही नहीं है। तो अगर इसमें कहीं पर केवल तीन होगा तो राइट आंसर होगा, यस, डी इज द राइट आंसर। केवल तीन, केवल तीन ही गलत है। स्टेटमेंट वन इज राइट, स्टेटमेंट टू इज राइट। ओके। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या, इसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सबसे, हाउ आर यू, कैसे हैं, ठीक है, यस यस। तो अभी हम लोग आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? हम्म अभी आई थिंक कुछ लोग थोड़ा सा लेट जुड़ पाए थे, या हो सकता है कि कुछ नेटवर्क का कुछ इश्यू हो, तो इसलिए अभी हम लोग चूंकि ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, अभी जस्ट दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे ही हैं, तो एक बार मैं जस्ट जो नए जुड़े लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मैं पेन लूंगा, लेकिन आज के बाद फिर दोबारा नहीं ये काम होगा। ठीक है, कि आप लोग लेट जुड़िए तो टाइम से आप लाइव पे आएंगे। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ कि 90 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई के क्षेत्र को विषम मंडल या हेटेरोस्फेयर कहा जाता है, मतलब 90 किलोमीटर से जो ऊपर का क्षेत्र है वायुमंडल में। ठीक है। और वहां पर गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं, राइट। तो इन परतों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। जो सबसे हल्की गैस है वो सबसे ऊपर होगी, राइट। तो सबसे नीचे होती है, मतलब ये, लेकिन 90 किलोमीटर के ऊपर ये परतें पाई जाती हैं। 90 किलोमीटर तक परतों के रूप में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, बल्कि मिक्सचर होता है सारी गैसेस का, राइट। तो नाइट्रोजन, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन, देन हीलियम, और सबसे ऊपर हाइड्रोजन। जो सबसे हल्की गैस है आपको पता है हाइड्रोजन है, वो सबसे ऊपर होगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था। सेकेंड क्वेश्चन वाज बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था कि कन्वेंशंस जितने भी हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो आपको सारे कन्वेंशंस याद रखने हैं।
तो जो बर्न कन्वेंशन है ये है साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से संबंधित, यानी कि जो भी लिटरेरी और जो भी आर्टिस्टिक वर्क्स हैं उनसे संबंधित ये एक कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। राइट। तो तो फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ, रिवर्स रेपो और रेपो रेट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। साथ में अब आप समझ लीजिए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है और इसका क्या महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है। तो जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं और वो उन क्वेश्चंस को यूपीएससी ने भी पूछा नहीं है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस उन क्वेश्चंस पे होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अ, आप इस एग्जाम के प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप सफल हो, राइट, तो आपको आपकी तैयारी का कुछ ये तरीका होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक इंडिकेटिव एक तरीका बता रहा हूँ, है ना। जो लोग वही घिसे पिटे सवालों को बार बार करते रहते हैं, तो उनके होने की संभावना थोड़ी सी कम। मतलब वो पुराने सवाल तो आपको आने ही चाहिए, आपको नए सवाल जो नए कॉन्सेप्ट हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, कथन एक और दो तो सही थे, क्योंकि ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को सही तरीके से परिभाषित करता है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है? यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2011 में, इसका सन भी याद रखिएगा, ये बनाई गई एक नई तरलता समायोजन सुविधा है। इसका नाम ही है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है। तो एमएसएफ अंतर बैंक तरलता के पूरी तरह से समाप्त हो जाने पर आपातकालीन स्थिति में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए एक खिड़की है। ये क्या है? एक तरीके की विंडो है। जब इंटर बैंक लिक्विडिटी, मतलब एक बैंक से दूसरे की बैंक के बीच की जो लिक्विडिटी का होता है, समझते हैं ना, पैसा जो बैंक के पास तरल लिक्विड मनी है, तो जब इंटर बैंक लिक्विडिटी समाप्त हो जाती है तो आपातकालीन स्थिति में बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ता है। कई बार आपातकालीन खिड़की है, एक तरीके की है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये कब से शुरू की गई ये फैसिलिटी? 2011 से। ठीक है। और एमएसएफ दर को रिपो दर से 100 आधार अंक या 1% बिंदु ऊपर निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर रेपो रेट चल रही है 3%, तो वो चलेगी कितनी? 4%। ठीक है। मतलब उसका 1% ऊपर होगी। हमेशा एमएसएफ की दर जो होगी और रेपो रेट से 1% बिंदु ऊपर होगी। तो इस सुविधा के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों, जो भी नेट डिमांड एंड टाइम, जो भी उसके नेट डिपॉजिट्स ऑफ टाइम एंड, मतलब अपनी जो उनकी नेट डिमांड और टाइम जो देनदारियां हैं, उनकी लायबिलिटीज हैं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के 1% तक धन उधार ले सकते हैं। मतलब उसके 1% तक धन उधार ले सकते हैं। ठीक है। 1% तक। ठीक है। जितनी भी उसकी टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, उसके 1% तक धन उधार ले सकते हैं जो बैंक है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। राइट। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 1 सेकेंड। तो ये हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित कारणों में से कौन से गलत हैं? है ना। अब गलत है या सही नहीं है, एक ही बात है, आपको पता है। तो गलत है तो कौन सा गलत है इनमें से? कि श्रम शक्ति योजना की कमी, कुटीर उद्योगों में गिरावट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, अनुपयुक्त क्षैतिज शैक्षिक प्रणाली, सॉरी, है ना। मतलब कि कौन सा गलत है, मतलब जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है वो गलत है। ठीक है। तो कुटीर उद्योगों में गिरावट होगी, तो जाहिर तौर पे बेरोजगारी बढ़ेगी, ये तो सही है ना। श्रम शक्ति योजना की कमी, उसमें भी बढ़ेगी। अनुपयुक्त शैक्षिक प्रणाली होगी, मतलब शैक्षिक प्रणाली आपकी ऐसी होगी कि जो कि रोजगार परक नहीं होगी, अनुपयुक्त होगी, तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये तीनों तो सही है बेरोजगारी के कारणों में से।
है ना, ये तीनों के कारण तो बेरोजगारी बढ़ती है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आजकल काफी ज्यादा यूज हो रही है अलग अलग एप्स में, हर जगह गूगल यूज करता है, तो क्या उसके विकास से बेरोजगारी बढ़ेगी? इसको निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है कई बार नए रोजगार के अवसर लेकर के आती है ना? तो सी वाला आप गलत ही मानिए इस सेंस में, क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे लोगों को नए रोजगार भी प्रदान करती है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। हम्म देखिए, ये लिखा हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से विशेष रूप से तकनीकी रूप से शिक्षित और कुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, है ना, इसके ज्यादा चांसेस हैं। मतलब हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी लोगों को बेरोजगार करती है, ठीक है, ये तो एक गलत और बड़ा पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ऐसा ऐसी बात मानता है तो। ठीक है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मतलब एक्चुअली बैंकों को अपना जो 40% बैंकों को अपना जो धन है वो उधार देना होता है या ऋण में देना होता है प्राथमिक क्षेत्रों को। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही पहला स्टेटमेंट है कि बैंक ऋण का एक निर्दिष्ट भाग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को प्रदान करना। ये बिल्कुल सही है ना, अभी मैंने बताया ही। और अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना। ये भी इसके एक तरीके से जो उद्देश्य हैं उनमें से एक है कि सर्वांगीण विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है। तो इसमें रोजगार सृजन करने वाले प्रमुख क्षेत्र जैसे कि कृषि है, जो आपके लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र हैं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों तक ऋण की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और ये कब शुरू किया गया था? वर्ष 2016 में नहीं नहीं, शुरू तो काफी पहले किया गया था। एक्चुअली वर्ष 2016 में इसमें कुछ प्राथमिकता क्षेत्र प्रमाण पत्र नामक एक नया कॉन्सेप्ट, एक सर्टिफिकेट नामक नया एक कॉन्सेप्ट लाया गया। बाकी प्राथमिकता प्राथमिकता क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि आता है, कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम है, जो निर्यात ऋण, शिक्षा और वहनीय आवास, मतलब जो अफोर्डेबल हाउसिंग है। आपने सुना होगा कि और देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग की का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि मतलब 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख तक में लोगों को एक 1 BHK 2 BHK मिल जाता है ना। तो उसमें सरकार भी अपनी तरफ से कुछ सुविधा देती है, कुछ टैक्स में रिबेट देती है, कुछ ऋण में रिबेट देती है। ऋण जैसे 2.5 लाख रुपए तक का लोन उसमें मतलब फ्री में मिल जाता है, अगर आपका फर्स्ट पहला आप वहां पर मकान ले रहे हो किसी विशेष मेट्रो सिटी में, है ना। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर वो प्रोजेक्ट कवर है, ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, सामाजिक संरचना या नवीकरणीय ऊर्जा उसका विकास है, ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये सारे क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र में है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक की स्टार्टअप फंडिंग, है ना, मतलब 50 करोड़ तक का अगर कोई स्टार्टअप है तो उसकी फंडिंग करने के लिए, और किसानों को सोलर प्लांट और बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए ऋण अगर कोई ले रहा है तो उसको भी प्राथमिकता क्षेत्र में, प्रायोरिटी सेक्टर में डाल दिया है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि 50 करोड़ रुपए तक की स्टार्टअप फंडिंग, किसानों को सोलर प्लांट और बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए जो ऋण दिए जा रहे हैं उनको भी एक तरीके से बैंक, अगर कोई बैंक स्टार्ट 50 करोड़ तक का कोई स्टार्टअप है उसको फंड करता है, या किसी किसान को सोलर प्लांट या बायोगैस प्लांट के लिए ऋण देता है, तो वो उस बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले पार्ट में मान लिया जाएगा, है ना। और मैंने बताया कि 40% तक का जो मतलब उसको हिस्सा है, यहाँ पर वो अमाउंट लिखा नहीं, वो परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। 40%, मतलब कि अगर बैंक के पास 100, अगर बैंक को 100 रुपए ऋण देना है तो उसको 40 रुपए प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग करना होगा। ये उसके लिए एक तरीके की अनिवार्यता है बैंकों के लिए, ठीक है। 40% लोन उनको प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। तो ये आपको प्रतिशत भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे लोग जो भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए आप लोग। यस अंकिता, हाय, गुड इवनिंग।
विशाल, हाँ आप लोगों से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ है ना क्वेश्चन पढ़ने में। हाँ, रश्मि ने कुछ बताया था कि रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अच्छा है कि आप लोग, यस अंकिता, अंशु, ठीक है, अच्छा है आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, एंगेज हो रहे हैं थोड़ा। और मैं चूंकि रीड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग लगे रहिए इस पे, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, अब ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया है। आप लोग को पॉलिटी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे पता है। सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते हैं, उसको घोटते रहते हैं, ठीक है। इसको बताइए जरा, इसका आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए इसको, कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कथन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, है ना। आई थिंक सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, इसका क्या अर्थ है इस स्टेटमेंट का। हम्म ये राइट है, रॉन्ग है, कोई बताएगा? हम्म यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, है ना। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन, काम व शिक्षा पाने के अधिकार के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। हम्म अब देखिए, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी स्टेटमेंट का अगर आधा हिस्सा गलत हो जाता है तो वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। आधा हिस्सा गलत होने का मतलब है पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाना, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये हाफ पार्ट है, ये तो ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन, है ना, काम शिक्षा पाने के अधिकार के साथ। अब इसमें क्या है, प्रौढ़ शिक्षा पर, अब प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कोई नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है एक्चुअली। तो ये आधा हिस्सा इसका गलत है, तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। फर्स्ट इज राइट, तो केवल एक इसका आंसर है। कथन सही है पूछा जा रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब फिर पूरी एक लिस्ट है इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में, कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं। 38 में क्या है, 39 में क्या है, 39 ए में क्या है, 41, 42, 43, 43 ए, है ना, 47। अब ये सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, राइट। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो काम पाने का अधिकार है, ये जो आधा जो लिखा हुआ था उसमें, जो आधा, तो उसमें प्रौढ़ शिक्षा वाला गलत हो गया, बट आधा जो था कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, यह अनुच्छेद 41 है, 41 है ना, 41 में ही है, ठीक है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं है, तो इसलिए वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली टेक्निक, है ना, कि क्या टेक्निक होती है, कैसे हम लोग हल करेंगे सवाल को जब आएगा वो प्रीलिम्स में। कोई भी शिक्षा सॉरी, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर एक्चुअली दिख गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है ना, कि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और भारत विनाशी राज्यों के, यानी कि राज्यों की सीमाओं को तो भारत बदल सकता है, लेकिन संघ है जो टोटल भारत, जो भारत एज ए यूनियन है, उसको नहीं बदला जा सकता है, उसके कॉन्सेप्ट को बदला नहीं जा सकता है। तो ना, राज्यों की सीमाएं तो आपको पता है कि नए नए राज्य बनते रहते हैं, नए नए, जैसे अब तेलंगाना बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो राज्य विनाशी है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन संघ से कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये किसमें लिखी हुई, एक तरीके से ये सीधे सीधे ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, किसके अंतर्गत निहित है ना, जिसका सेंस ये जाता है। कौन सा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक तरीके से जो बात लिखी हुई है उसका सेंस यही जाता है ना। अब अनुच्छेद 3 के अंदर ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं अलग अलग, कि किसी राज्य से उसको अलग करके दो या अधिक राज्य बना देना, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, उसके क्षेत्रफल को कम करना, उसकी सीमाओं को बदलना, उसके राज्य के नाम को बदलना, है ना, ये सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन संघ पूरी तरीके से अक्षुण्ण है ना, संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
तो संघ, ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, संघ सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें संघ को नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार कर सकती है, अर्थात किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। मतलब किसी भी राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है कभी भी, संसद के पास हो सकती है, लेकिन कोई भी राज्य अपनी तरफ से ये काम नहीं कर सकता है। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसमें है? आर्टिकल 3, है ना, अनुच्छेद 3 में। अब जो लोग इसका पार्ट है इस डिस्कशन का, उनको ये कभी ये सवाल भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आएगा, बार बार आएगा, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से आएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस रिट के तहत न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश जारी करता है जिसमें वह असफल रहा है या उसने करने से मना कर दिया है। ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये एक रिट के बारे में है, रिट कौन सी है, कितनी है ना, वो किस किस परिस्थितियों में कौन सी रिट जारी की जाती है। एक तरीके से ये क्वेश्चन लाने का मतलब क्या है कि आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है रिट से संबंधित, उनको आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं कि किसी पब्लिक ऑफिशियल को, यानी कोई सार्वजनिक अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है या उसने मना कर दिया है, तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ऐसा रिट कौन सी होती है? ऐसी रिट का क्या नाम है? परमादेश। मतलब एक परम आदेश जारी करता है न्यायालय, जिसके तहत किसी भी सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य का पालन उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? परमादेश। ठीक है, बी, बी इज द राइट आंसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। मैंडमस या परमादेश का अर्थात उसका अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि न्यायालय आदेश देता है उस अधिकारी को कि उसको अपने सरकारी जो भी उसका जो पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए जो भी उसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं परमादेश। ठीक है, परम आदेश एक तरीके से, उसके ऊपर फिर कोई आदेश नहीं है। ठीक है। एक स्कीम है, आपको पता है कि यूपीएससी के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में सारी योजनाएं, स्कीम्स वगैरह वो सारी आती हैं, है ना, नीतियां, जो भी पॉलिसीज हैं। तो स्वामित्व योजना है एक, तो इससे किस चीज से संबंधित है, इसका क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? तो ये तीनों ही इसके स्टेटमेंट जो हैं ये इससे संबंधित हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है। मतलब जो भी उनकी आवासीय संपत्तियां हैं, ताकि वो अपने संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सके, मतलब उनके दस्तावेज जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे संबंधित अधिकार उसको प्रदान करना। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों में भूमि के सर्वेक्षण के लिए है। मतलब जो ग्रामीण जो बसावट वाले क्षेत्र हैं वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऊपर ड्रोन सर्वे करता है इसमें। और यह सर्वेक्षण पूरे देश में 4 साल यानी कि 2020 से 24 की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, खासतौर पे जो लोग इस बार का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2000, आपको पता है, आप 23 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, 24 में ये योजना खत्म हो रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामित्व, हमेशा याद रखिएगा। और ये तीनों इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। डी इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 3 ऑल आर राइट। ठीक है। ओके। कौन से कथन अगस्त प्रस्ताव के संबंध में सही है? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति का दर्जा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, एक संविधान सभा की स्थापना। है ना, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। हम्म, बताइए आप लोग, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या क्या सही है? अगस्त प्रस्ताव का नाम सुना होगा सभी ने। यस। हम्म। हम्म। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति का दर्जा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार और एक संविधान सभा की स्थापना, है ना, डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव एक ऐसा है, एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा जिसके आने की संभावना रहती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की,
जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्रस्ताव थे वो 3 प्रस्ताव थे, इनको तीनों को आप याद रखिए। एक तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। दूसरा क्या, युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार और एक संविधान सभा की स्थापना। मतलब एक तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारतीयों को अपना संविधान बनाने का स्वयं उनको खुद को हक होगा। ठीक है। और तीसरा एक स्टेटमेंट और इम्पोर्टेंट है इसमें कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई संविधान नहीं अपनाया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जिसकी वजह से अगस्त प्रस्ताव को एक तरीके से नकार दिया गया भारतीयों के द्वारा। कि जो तीसरी बात इन्होंने डाल दी कि अल्पसंख्यकों की जो माइनॉरिटीज थे, जो मुस्लिम थे, माइनॉरिटीज थे, उनकी सहमति के बिना कोई संविधान नहीं अपनाया जाए। एक तरीके की ये अंग्रेजों की चाल थी, है ना। एक तरीके से भारत को विभाजन की तरफ, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ा रहे थे वो अंग्रेज, है ना। उन्होंने जो ये बात डाल दी, जिसके चलते मामला वहीं फंस गया। उन्होंने कहा कि कोई संविधान तब तक नहीं अपनाया जाएगा जब तक माइनॉरिटीज उसके लिए एग्री ना हो। एक तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी पावर पे माइनॉरिटीज को दे दी ना। माइनॉरिटीज जरा से हैं, थोड़े से हैं, लेकिन उनको उन्होंने ज्यादा पावर दे दी। कि अगर वो सहमत नहीं है तो संविधान नहीं अपनाया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है। तो इसीलिए ये इस टाइप का जो अगस्त ऑफर था ये फेल हो गया। ठीक है। तो आई थिंक पता होगा, अधिकांश लोगों को पता होगा। ठीक है? लॉर्ड डलहौजी किन विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं? हाँ, और एक इम्पोर्टेंट ये भी, फिर इस क्वेश्चन से फिर बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं कि जो भी फेमस या नोटोरियस, है ना, जो भी बहुत ज्यादा कुख्यात या विख्यात जो भी वायसराय रहे हैं, जैसे आपको पता है लिटन है, रिपन है, डलहौजी है ना, इनके कर्जन है, इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, इनके कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य, कौन कौन सी चीजें लाई गई, नया क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया उस समय देश का, ये सारा आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 ऐसे वायसराय हैं, आपको उनका केवल तैयार कर लेना चाहिए। जैसे मैंने 4 का तो नाम बिल्कुल ले दिया, लिटन है, रिपन है, डलहौजी है और करजन है। ठीक है। इसके अलावा और 2-4 को ऐड कर लीजिए, है ना। भारत के स्वतंत्र होने तक जो भी और 2-4 इंपॉर्टेंट हैं, उनके समय में जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए हैं, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, जो जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो सारा आप लिस्ट टाइप की बना लीजिए। आपके निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे क्या बॉम्बे और ठाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का परिचय कराया गया था, और एक अलग लोक निर्माण विभाग, यानी कि जो आपका पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी स्थापना की गई थी। यस, तीनों ही सही है। ये तीनों ही काम इनके दौरान, इनके शासन के दौरान ही हुए थे। गोरखा रेजिमेंट आरंभ हुई थी। ठीक है। मतलब इसके अलावा और भी क्या क्या हुआ था वो भी इसमें 1-2 चीजें लिखी हुई है कि गोरखा रेजिमेंट जो आज भी है ना, अपने आर्मी की एक रेजिमेंट है, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू हुई थी। डाक प्रणाली में सुधार किया गया था और सभी महत्वपूर्ण शहरों को टेलीग्राफ लाइनों से जोड़ा गया था। राइट। और 1854 में लाया गया था वुड्स डिस्पैच, इन्हीं के वायसरायल्टी के दौरान। और बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और एक अलग लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एक पीडब्ल्यूडी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो सारा कब किसके दौरान हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के दौरान। राइट। तो ये तीनों ही सही थे। ठीक है। अब से यस, तीनों सही है इसमें, है ना। 1 2 1 3। हाँ, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस विधेयक के लिए लागू होता है? मतलब कौन से विधेयक हैं जिनमें संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग लाई जा सकती है? ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सिटिंग हमेशा ही बुलाई जा सकती है ना। तो इन तीनों में से किसके किसके लाई बुलाई जा सकती है ज्वाइंट सिटिंग? साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक तो आपको पता ही है, तो उसके लिए बुलाई जा सकती है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना। यही गलत है एक्चुअली। साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के लिए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन का जो विधेयक ये एक इम्पोर्टेंट विधेयक होता है, इसलिए इसको दोनों ही सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। ठीक है। इसके लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये रखिएगा दिमाग में, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है। हम्म। और न ही धन विधेयक के लिए, मतलब ये दो विधेयक ऐसे आप याद रखिए कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। ठीक है। इन दोनों के लिए यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो उसके लिए तो बुलाई जा सकती है, लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल में नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में फर्क होता है ना। आप इस ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप मनी बिल और फाइनेंस बिल में यानी कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, आप इसको जानिए। जाइए इसके लिए एक बार फिर से अपना लक्ष्मीकांत पढ़िए। ठीक है, कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या फर्क होता है। तो धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, इनको मतलब इन विधेयकों को दोनों सदनों में अलग अलग ही पारित कराना होता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या क्वेश्चन है कि राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या निर्माण के लिए यानी कि उसको समाप्त करने के लिए या एक नई विधान परिषद बनाने के लिए विधेयक पारित किया जाता है, किस तरीके से उसको पारित करना होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, या दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और आधे से अधिक, या साधारण बहुमत से और आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं के समर्थन से, या 2/3 बहुमत और आधे से अधिक। मतलब एक्चुअली विधान परिषद को बनाने या उसको खत्म करने के लिए जो विधेयक है वो बहुत ही एक तरीके से साधारण विधेयक होता है। कोई विशेष बहुत वैसा विधेयक नहीं होता है जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत हो। ठीक है। तो ये दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आई थिंक दूर हो गया होगा कि जो किसी भी, आपको पता है कि भारत में गिने चुने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अब आपके लिए ये भी एक होमवर्क है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए और यह देख लीजिए कि भारत में कितने राज्यों में प्रेजेंट टाइम में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि लोकसभा, सॉरी, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है वहां पर, है ना। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। राइट। आज ही 2 राज्यों के चुनाव का आज रिजल्ट आया है, गुजरात का और हिमाचल का। तो उससे कुछ रिलेट करके भी इसको आप पढ़ सकते हैं कि दोनों राज्यों में कहाँ पर इन दोनों राज्यों में से किसमें एक सदनीय और किसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है। राइट। बाकी आपको रिजल्ट तो पता ही होगा क्या रिजल्ट रहा है। कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, आपको पता है। ये संविधान की प्रस्तावना, हाँ, आपको संविधान की प्रस्तावना एकदम रटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो भी उद्देश्य है वो देखिए, न्याय, न्याय देना कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, पद और अवसरों की समता और बंधुत्व की भावना, है ना। तो इसमें सामाजिक समता, ऐसा कोई, मतलब प्रस्तावना में ऐसा कोई सामाजिक समता नहीं बल्कि पद और अवसरों की समता। ठीक है, कितना माइन्यूट डिफरेंस होता है। देखिए इसी टाइप के आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप सोचेंगे सामाजिक समता तो यार होना चाहिए यार प्रस्तावना में सामाजिक समता, लेकिन सामाजिक समता जैसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है। पद और अवसरों की समता। ठीक है। हाँ, सामाजिक न्याय की बात की गई है। न्याय 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। समता किस स्तर पर, पद और अवसरों की समता और बंधुत्व की भावना और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ये सारा, ये सारा है पार्ट आपके प्रस्तावना का। ठीक है। फिर एक संयुक्त बैठक से ही संबंधित एक फिर क्वेश्चन आ गया है, इसको एक तरीके से और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपको पता ही है कि दोनों में से क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वही लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, स्पीकर ही करता है, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। धन विधेयक को छोड़कर संयुक्त बैठक को सभी तरह के विधेयकों के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये तीसरा तो गलत हो गया ना। अभी क्या बताया था कि धन विधेयक के साथ साथ हम्म संविधान संशोधन विधेयक, 2 विधेयकों, इन 2 तरीके के छोड़ करके बाकी सभी के लिए बुलाया जा सकता है। धन विधेयक
केवल धन विधेयक नहीं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर संयुक्त बैठक बाकी सभी विधेयकों के लिए बुलाई जा सकती है। तो इसका हो गया, तीसरा हो गया गलत, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है केवल धन विधेयक, है ना, साथ में उसको भी लिखा होना चाहिए था संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए इसके ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक लागू नहीं होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, हाँ यस अंकिता, अंकिता ने बताया कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव, चुनाव नहीं है, आज चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है अंकिता, है ना, चुनाव तो हो ही गया था पहले, आज तो रिजल्ट आ गए। तो वतन जोकुल हिमावरण या आइस कैप, आइस कैप्स आप उठा के देखिएगा एक बार सिलेबस। ठीक है, तो आइस कैप्स आपके मेंस के सिलेबस में एकदम अलग से लिखा हुआ है। मेंस के सिलेबस का आप जीएस पेपर 1 उठाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको आइस कैप या आइस सीट्स लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मेंस के सिलेबस में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है वो तो प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में बाकी सारी चीजें तो क्लियरली लिखी ही नहीं हुई है, राइट। तो वत्तन जोकुल हिमावरण या आइस कैप, ये इससे संबंधित ये दो स्टेटमेंट है कि आइसलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा हिमावरण है, ये बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बिल्कुल सही है। ये आइसलैंड में स्थित है और यूरोप का सबसे बड़ा हिमावरण है। ये यूरोप का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी स्थल है। हम्म, निष्क्रिय नहीं है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थल है। ठीक है, वत्तन जोकुल आइसलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा हिमावरण है। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें आइसलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ग्रिम्सवॉटन भी शामिल है। अब आपको एक क्वेश्चन और इससे तैयार हो गया कि ग्रिम्सवॉटन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ग्रिम्सवॉटन कहाँ पर है, आइसलैंड में, और ये आइसलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी है ग्रिम्सवॉटन। आपको पता है कि आइसलैंड में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, उनमें से एक है ग्रिम्सवॉटन। ठीक है, इसके स्पेलिंग देख लीजिए, ग्रिम्सवॉटन कहाँ पर है, आइसलैंड में। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद हैगिया सोफिया विवाद किस देश की गतिविधियों के संदर्भ में आता है। हैगिया सोफिया ये जगह कहाँ पर है, टर्की में। ठीक है, टर्की में। इससे संबंधित जो भी विवाद है ये 2 लाइन में है, इसको पढ़ लीजिए। सदियों पुरानी हैगिया सोफिया इमारत को का निर्माण मूल रूप से इस्तांबुल टर्की में एक कैथेड्रल चर्च के रूप में कराया गया था, जो कि वहां के शासक जस्टिनियन प्रथम ने कराया था। अभी हाल ही में क्या किया कि टर्की द्वारा, जो टर्की का शासन है, उन्होंने क्या किया, हैगिया सोफिया संग्रहालय को, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसको मस्जिद का दर्जा दे दिया, जिसके कारण ये विवाद में आ गया। मतलब कि जो कि ओरिजिनली एक चर्च के रूप में बनाया गया था, उसको वहां के सरकार ने क्या किया, एक मस्जिद का दर्जा दे दिया, और साथ में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, इसके बावजूद उसको मस्जिद का दर्जा दे दिया। इस कारण ये चर्चा में रहा। ठीक है, तो एक तरह से गलत काम भी किया उन्होंने कि जो ओरिजिनली चर्च बनाया गया था उसको मस्जिद, आप क्यों उसको मस्जिद का दर्जा क्यों दे दिया, खासतौर पे जब वो मतलब कल्चरली भी इतना इम्पोर्टेंट जगह है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है यूनेस्को की तरफ से, तब भी उन्होंने ये बेवकूफी का काम किया। ठीक है, यस, सागर नितल प्रसरण प्लेट विवर्तनिकी की स्थापना में एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। आपको पता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है प्लेट टेक्टोनिक्स को एस्टैब्लिश करने में। इसको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, कौन लेके आया था इसको, हैरी हेस, है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा कि सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो कौन लेके आया, हैरी हेस। ठीक है, इसको डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है कि सागर नितल प्रसरण कैसे होता है ना, जो रिफ्टिंग होती है, फिर बीच में यहाँ पर दरार बन जाती है, वहां से लावा निकल करके ऐसे फैलता है। इस तरीके से जो सागर का नितल है, जो बॉटम है ओशन का, वो लगातार फैलता रहता है, और इसी तरीके, इसी प्रक्रिया से जो बहुत सारे ओशंस हैं, जो बहुत सारे महासागर हैं, उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ओके, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, राइट, यस। बस एक दो क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे। कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल पवन की गति और दिशा को बदल देता है, पवन की गति और दिशा को बदल देता है। ओके, गति एक्चुअली
पवन की गति को तो नहीं बदलेगा, पवन की दिशा को बदल देता है। ठीक है, गति को कैसे बदल देगा? गति पर तो ये स्वयं निर्भर करता है, मतलब गति जैसी होगी उतना उस हिसाब से कोरियोलिस बल हो जाएगा। ठीक है, ये गति को नहीं निर्धारित करता है, गति इसको निर्धारित करती है। ठीक है, कोरियोलिस बल वायु की स्थिर और गतिमान दोनों अवस्थाओं में काम करता है। साथ ही पवन की गति बढ़ने पर कोरियोलिस बल बढ़ जाता है ना, यानी कि अगर गति बढ़ेगी तो कोरियोलिस बल बढ़ जाएगा। ठीक है, और वायु स्थिर या गतिमान दोनों अवस्थाओं पे काम करता है, ये आधा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। ठीक है, एक्चुअली गतिमान होगी वायु तभी कोरियोलिस बल काम करेगा, अगर वायु स्थिर है तो उसमें कोरियोलिस बल काम नहीं करेगा। राइट, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट हो गए रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया कि अगर आधा हिस्सा गलत हो गया तो पूरा हिस्सा गलत मान लिया जाता है किसी भी स्टेटमेंट का। तो चूंकि आधा हिस्सा गलत है, ठीक है, कि स्थिर और गतिमान दोनों अवस्थाओं पर काम करता है, दोनों पे नहीं काम करता है, केवल गतिमान अवस्था पे काम करता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव की ओर बढ़ने पर बढ़ता है, ये सही है। और इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने, मतलब जिस ओर पवन चल रही है उसके बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं फेरेल्स रूल, फेरेल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, तो पवन की गति बढ़ने पर कोरियोलिस बल भी बढ़ जाता है, देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है। राइट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने, कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, ये एक परियोजना है। आपको पता है इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है इंडिया में, कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए जो भी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, कि भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर भारत में कहाँ पर है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ओसोवॉग या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की परियोजना के बारे में, इसे नीति आयोग के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय ग्रिडों को अन्य राष्ट्रों की ग्रिडों से जोड़ना है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है, सही नहीं है। राइट, कौन सा सही नहीं है? वन सही नहीं है इसका, इसे नीति आयोग की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, ये गलत है। जबकि ये वाला सही है कि भारतीय ग्रिडों को अन्य राष्ट्रों की ग्रिडों से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसे एक्चुअली विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, ना कि नीति आयोग। ठीक है, हाँ, अंकिता पूछ रही सर कोरियोलिस बल क्या होता है? अभी एक दिन मैं आप लोगों की मैं एक दिन क्लाइमेटोलॉजी की क्लास लूंगा। ठीक है, जलवायु विज्ञान में पढ़ाऊंगा एक दिन, मैं 1 या 2 घंटे की क्लास लूंगा। तो उसमें मैं जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें हैं जलवायु विज्ञान की, ऐसे ही मैं एक एक करके एक दिन जैसे जलवायु विज्ञान की लूंगा, एक दिन ओशिनोग्राफी की ले लूंगा, तो उसमें जो भी बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सबको मैं डिस्कस कर दूंगा, सारी चीजें सारे आपके जितनी भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, और इसके तहत भारतीय ग्रिडों को अन्य राष्ट्रों की ग्रिडों से जोड़ा जाएगा। ओसोवॉक जो परियोजना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, और अभी जो मैंने पूछा था कि भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? भारत में गुरुग्राम में है, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, तो गुड़गांव का नया नाम आपको पता है गुरुग्राम है। तो जो गुरुग्राम है वहां पर इंटरनेशनल